दोस्तों वो कहते हैं ना कि लेजेंड्स नेवर डाइज। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में हम इस तरीके से बात करेंगे कि जैसे रतन टाटा जी जिंदा हैं, क्योंकि भले ही वो इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए हों, लेकिन वो लोगों के दिलों में, दिमाग में और बातों में आज भी जिंदा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों की अमीरी के चर्चे किसने नहीं सुने। मतलब जहां कोई हस्बैंड फूल खरीदने तक पे भी पैसा खर्च नहीं करता, तो वहीं मुकेश अंबानी एक नहीं बल्कि 3 बार अपनी वाइफ को करोड़ों के प्राइवेट जेट गिफ्ट कर चुके हैं। पर प्राइवेट जेट, लग्जरी कार्स और एंटीलिया के मालिक मुकेश अंबानी के पास में सिर्फ 6 कंपनीज हैं। लेकिन रतन टाटा जी के बारे में बात करें तो ये रहते तो बस इत्तू से बंगले में हैं, पर इनके पास में 135 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। तो अब बताओ 6 वर्सेस 135 किसकी जेब होगी भारी। मुकेश अंबानी से कम नेटवर्थ होने के बावजूद भी हम अंबानी को सिर्फ और सिर्फ अंबानी और रतन टाटा जी को सर रतन टाटा जी क्यों कहते हैं? वेल, इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो, पर अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो शायद इसका जवाब आप खुद दे पाएं। वैसे तो आज एशिया के सबसे अमीर इंसान का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, पर रतन टाटा अगर अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले लें तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान, या ऐसा कहें कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में भी उनका नाम आ सकता है। लेकिन आखिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे? तो चलिए आपके सवालों का जवाब देने के लिए शुरू करते हैं हमारा इन दोनों बिजनेसमैन्स का पैसे और शो ऑफ से भरा हुआ ये सफर। मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, किसका शो ऑफ है ज्यादा? कंपैरिजन नंबर 1, कैसी थी दोनों की कंपनीज की शुरुआत? देखिए, टाटा के सफर की शुरुआत हुई 21,000 रुपए से, जिससे शुरू हुई एक टेक्सटाइल कंपनी जिसका नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का यह सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेद जी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उम्र से ही मुंबई में शुरू हो गया था, जहां से ग्रेजुएशन खत्म करते ही उन पर परिवार की जिम्मेदारियां आ गई, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने 21,000 रुपए जोड़कर शुरू किया टेक्सटाइल की ट्रेडिंग का काम। फिर जैसे ही धंधे में पांव जम गए, वैसे ही जमशेद जी ने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू करी, जहां पर उन पर लक्ष्मी जी की कृपा कुछ ऐसी बरसी कि उनके धंधे में उन्हें काफी प्रॉफिट हो गया। बस इसी प्रॉफिट को देखकर उनका मन 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का हुआ, जिसका फायदा सिर्फ उनको नहीं बल्कि उनके देश के सभी लोगों को मिल सके। हालांकि वो इस सपने को पूरा होता हुआ देख ना पाए थे, लेकिन अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए जमशेद जी टाटा के बेटे दोराबजी टाटा ने पिता के आयरन एंड स्टील कंपनी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को एस्टेब्लिश कर उनका सपना पूरा किया, और साथ ही में इंडिया में शुरू हुआ पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे वक्त का सितम कह लो या फिर उम्र का एक पड़ाव, जल्दी ही इनका भी देहांत हो गया, जिसके बाद में 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने ली, और पुरानी 14 कंपनीज को चलाते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनीज का आंकड़ा 95 कर दिया। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की भी शुरुआत की, जिसके बाद में उसे गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया कर दिया। इन सबके बाद में 3 पीढ़ियों के नाम और काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा जी को, और जिन्होंने उसे बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्रीज का नाम आज ग्लोबली ऐसा फेमस कर दिया कि बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम जरूर करना चाहता है। तभी तो कंपनी का नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। और अब हम बात करते हैं उस इंसान की जिसकी एक गाड़ी की कीमत में नॉर्मल इंसान बंगला बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने 6 फ्लोर्स की जितनी बड़ी पार्किंग अपने घर में बनवाई है ना, उतनी ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में मुंबई की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। जी हाँ, यहाँ आपने बिल्कुल सही गेस किया है, हम बात कर रहे हैं अंबानी की, जिनके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था। और हमारे ही पापा की तरह धीरू भाई अंबानी ने भी कड़ी मेहनत और सैलरी में मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स को जमा करके अपना बिजनेस शुरू किया। मतलब के पैसा जमा होने पर वो विदेश की नौकरी को छोड़कर मुंबई की एक चोल में रहने आ गए, और जैसे तैसे बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन को शुरू किया, जो मसालों और यार्न्स में ट्रेड करता था। और जैसे ही मसालों और यार्न्स के धंधे में वो सेट हो गए, वैसे ही उन्होंने विमल नाम से अपने कपड़ों का बिजनेस भी शुरू कर दिया।
पर विमल लोगों को लुभाने में फेल हुआ, इसीलिए इसको कस्टमर्स का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद में उसके स्टॉक्स में लोगों से इन्वेस्ट कराने और उसके स्टॉक को बेचने का काम भी खुद धीरू भाई अंबानी को करना पड़ा। लेकिन अपने आप में यह काफी बड़ी बात है कि जिस टाइम पे लोग इन्वेस्ट करने में इच्छा नहीं रखते थे, उस टाइम धीरू भाई अंबानी ने विमल के आईपीओ में लोगों से इन्वेस्ट कराया था और ऐसी इन्वेस्टमेंट कराई थी जिसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को भरपूर हुआ और कुछ ही सालों में 70 करोड़ के रेवेन्यू वाले रिलायंस का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया था। इस रेवेन्यू और बिजनेस में सक्सेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम फॉर्च्यून 500 में शामिल हुआ था, लेकिन शायद धीरू भाई अंबानी के हिस्से में इतनी ही सक्सेस थी, इसीलिए तो उसी साल खराब तबीयत की वजह से उनकी डेथ हो गई और उनकी मौत के बाद में उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में डिवाइड कर दिया गया। पर दोनों ही भाइयों के बिजनेस का तरीका बिल्कुल ही अलग था, इसीलिए जहां एक भाई कोर्ट में खुद गवाही दे रहा है कि उसकी नेटवर्थ 0 हो गई है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 7,930 करोड़ डॉलर हो गया है। कंपैरिजन नंबर 2, किसका पैसा है ज्यादा? चलिए बात करते हैं इनके प्रेजेंट की, यानी कि दोनों के आज के पैसों की, क्योंकि ये सारी लड़ाई उसी की तो है। पर क्या आप जानते हैं कि 88 मिलियन की नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी कई कंपनीज के मालिक हैं, परंतु वहीं 135 से भी ज्यादा कंपनीज की सब्सिडरीज होते हुए भी रतन टाटा का नेटवर्थ हमेशा ही अंबानी से कम क्यों रहता है और कभी भी कागजों पर दिखाई नहीं देता? पर आखिर क्यों? आइए जानते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी लिमिटेड सेक्टर में काम कर रही है, पर वहीं टाटा ग्रुप इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। तभी तो सब्सिडरीज कंपनीज ज्यादा होने की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम रिलायंस से ज्यादा ही रहता है। फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्थ आज इंडिया में सबसे ज्यादा कैसे है, यही जानना चाहते हैं ना आप? तो आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करते हुए मैं बता दूं कि मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इसीलिए ज्यादा है क्योंकि रिलायंस ग्रुप में वो 48% शेयर के मालिक हैं, और जब शेयर ही लगभग आधे उनके नाम पे हो तो जाहिर सी बात है कंपनी का फायदा होने पे आदमी की वैल्यू भी बढ़ती है। इसीलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी साहब का नेटवर्थ 88 बिलियन डॉलर हो गया था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रतन टाटा जी की, तो टाटा ग्रुप में वो 1% से भी कम शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनके ग्रुप का 66% शेयर उन्हीं की कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे कि सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसी कई ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लिवलीहुड जनरेशन और आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। मतलब ये कि बंदे को पूरे 134 प्लस कंपनीज मिली थी अपने नाम करने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए कंपनी का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं टाटा। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ चैरिटी वाले शेयर को भी रतन टाटा ने अपने नाम कर लिया तो शायद आज वो ना सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी हो जाएं। लेकिन दोस्तों, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मुकेश अंबानी सिर्फ पेपर्स पर अमीर है जबकि जेन्युइन पैसा रतन टाटा जी के पास है। ये तो सोचने वाली बात है। कंपैरिजन नंबर 3, जैसे खर्चे वैसे चर्चे। घर, गाड़ी, पैसा सब है इन दोनों के पास, लेकिन फिर भी क्यों दिखते हैं एक के खर्चे तो वहीं दूसरे के कम होते हैं चर्चे? क्योंकि पैसा तो बोलता है बॉस, लेकिन जिसको दिखावा करना आता है शायद उसका ही ज्यादा बोलबाला होता है। तभी तो अंबानी परिवार में जब भी कोई शादी होती है हजारों करोड़ बड़े आराम से खर्च होते हैं और उसका चर्चा भी बहुत जोरों शोरों से होता है। और तो और, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था कि मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। लेकिन किंतु परंतु अभी आप चौंकिए मत, अभी इनके खर्चे खत्म नहीं हुए हैं। इनके पास में एक यार्ड भी है जो स्पेशली सोलर ग्लास रूफ से बनाई गई है और जिसकी अप्रोक्स कीमत 700 करोड़ है। और अब जब पति इतने खर्चे कर ही रहा है तो बीवी क्यों पीछे रहे जनाब? इसीलिए तो नीता अंबानी को हमेशा नए डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड वॉचेस, महंगे बैग्स के साथ ही देखा जाता है। पर देखो भैया, अगर सेठ इंडिया का सबसे अमीर आदमी हो तो उसके नौकर को भी उसी के स्टैंडर्ड का होना पड़ता है। इसीलिए तो मुकेश अंबानी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी 2.5 से 3 करोड़ वाली मर्सिडीज AMG G6 3S में साथ लेकर घूमते हैं।
और तो और अपने एंटीलिया में गर्मियों में स्नोफॉल का मजा लेने के लिए इन्होंने उसके लिए अलग से स्नो रूम भी बनवाया है। लेकिन वहीं अगर हम रतन टाटा के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा से ही सिंपल लेवल की रही है। इसीलिए तो उन्होंने आज तक कोई भी बड़ा खर्चा नहीं करते हुए अपना घर भी काफी सिंपल और एलिगेंट रखा है। साथ ही अपने पैसों को स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंट्री और कंट्री के लोग दोनों आगे बढ़ सके। फिर इसके अलावा उनका टाटा हेल्थ केयर खुद को एक्सपेंड करते हुए अब इंडिया के 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैल गया है। और अब तो टाटा ग्रुप अपनी कंपनी की तरह सोशल वर्क के हर फील्ड में अपने पैर पसारने लगी है। फिर चाहे वो वाटर सैनिटेशन हो या फिर स्पोर्ट्स या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हो, पर जिस तरह से टाटा ग्रुप लोगों के लिए बिना किसी भी पब्लिसिटी के काम कर रहा है उससे तो ये साफ दिख रहा है कि इनके वैल्यू और एथिक्स इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक बिजनेसमैन जहां कहीं गुलाब भी खरीद लेता है तो उसकी हवा उड़ने लगती है, मतलब उसकी न्यूज ही बन जाती है। वहीं दूसरा बिजनेसमैन ऐसा है जिसके पास किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोशल वर्क में इतने आगे पहुंच चुका है जिसका शायद किसी को पता ही नहीं है। और इसकी वजह है उनका खुद ये सब छुप छुप के करना। पर अब आप ही बताइए, इन दोनों बिजनेसमैन में एक जैसी मेहनत करने के बावजूद भी अपनी कंपनी को इतना आगे पहुंचाया, लेकिन फिर भी एक इंसान दुनिया की नजरों में खुद को बचाते हुए सारे काम कर रहा है, तो वहीं दूसरा छोटे से छोटा खर्चा लाइमलाइट में आने के लिए करता है। तो क्या ऐसे में अपने खर्चे का चर्चा करवाना वाकई में जरूरी है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। इसी के साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।